नाजरीन वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान अदील मलिक। इस प्रोग्राम में जिसका नाम है लीगल और पेश किया जाता है आपकी खिदमत में हर पीर की शब 8 से 9 बजे तक मलिक लॉ चैम्बर सॉलिसिटर्स के ताउन से मलिक लॉ टीवी पे। नाजरीन इस प्रोग्राम के दो सेगमेंट होते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं देता हूँ आपको इमिग्रेशन लॉ के मतलब अपडेट्स, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम देते हैं आपको आपके सवालात के जवाब। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, पेचीदगी है, कन्फ्यूजन है इमिग्रेशन लॉ के मतलब, तो आप भी हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@maliclaw.tv, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात आने वाले प्रोग्राम्स में शामिल करें। नाज़रीन इसी के साथ बढ़ते हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से की जानब और आगाज़ करते हैं इमिग्रेशन लॉ अपडेट्स का। नाज़रीन जिस तरह वो लोग जो ये प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं उन्हें इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि जो इमिग्रेशन लॉ की दुनिया है उसमें बहुत सी चेंजेस हो रही हैं। गुज़िश्ता कुछ अर्से में अगर हम नज़र डालें, जब से इस गवर्नमेंट ने अख्तियार संभाला है 2010 से, तब से काफ़ी चेंजेस की हैं गवर्नमेंट ने, और इमिग्रेशन रूल्स को मज़ीद सख्त बनाया जा रहा है। अब नाज़रीन जो लोग ख़बरें सुनते हैं उन्हें इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि जो रेफरेंडम हुआ है गुज़िश्ता हफ्ते, उसमें यूके की पब्लिक ने ये डिसाइड किया है कि उन्होंने ईयू जो यूरोपियन यूनियन है वो छोड़नी है। नाज़रीन इसकी जो इम्प्लिकेशंस हैं वो काफ़ी होंगी, अगेन पॉजिटिव भी कुछ होंगी और कुछ नेगेटिव भी होंगी, और ये आने वाला टाइम ही बता सकता है वेदर ये ज़्यादा पॉजिटिव इम्प्लिकेशंस होगी या नेगेटिव। बट नाजरीन फ़िलहाल अभी जो है यूनाइटेड किंगडम जो है ईयू का हिस्सा है, और जो ट्रीटी है उसमें ऑलमोस्ट लिखा हुआ है कि आप अगर कोई मेंबर स्टेट छोड़ना चाहती है यूरोपीय यूनियन, तो एटलीस्ट उसे 2 ईयर्स का जो है नोटिस देना होता है। 2 ईयर्स में जो निगोशिएशन होती हैं या कोई एग्रीमेंट्स होते हैं वो बाउंड अप करने के लिए 2 ईयर्स का टाइम होता है। कभी कभार ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और 2 ईयर्स स्टार्ट होता है फॉर्मल नोटिस से। नाज़रीन अभी जो यूके की पोजीशन है वो ये है कि इन्होंने निगोशिएट करना है, तो जो क्लॉक है वो फ़िलहाल स्टार्ट नहीं होगी। क्लॉक तब स्टार्ट होगी जब फॉर्मल एप्लीकेशन जाएगी, और जहाँ पे तमाम 27 मेंबर स्टेट्स हैं वो सारी डिसाइड करेंगी कि वेदर यूके जो है लीव कर सकता है, छोड़ सकता है ईयू या नहीं। बट स्टिल नाजरीन ये जो स्टेज है ये काफ़ी इनिशियल स्टेज है, और नाजरीन जिस तरह वो लोग जिन्होंने ख़बरें सुनी होंगी उन्हें इस बात का भी अच्छा तरह अंदाज़ा होगा कि जो इकॉनमी को इससे काफ़ी नेगेटिव भी फ़ायदा पहुंच सकता है, पॉजिटिव फ़ायदा भी पहुंच सकता है। अगेन नाज़रीन जो मेन पॉइंट था रेफरेंडम के पीछे वो इमिग्रेशन का था, और जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट का वन ऑफ द मोटिव्स था जो उन्होंने स्टैंड लिया था इलेक्शन कैंपेन में कि उन्होंने रेफरेंडम कराना है, उसके तहत उन्होंने ये रेफरेंडम कराया है। अब नाजरीन एट प्रेजेंट तो जो यूरोपियन ममालिक के लोग हैं वो यूके में आ सकते हैं, रह सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे वो काम कर सकते हैं, ट्रेड राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर वो यहाँ पे ट्रेड राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हैं आउटसाइड यूनाइटेड किंगडम, आउटसाइड यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया। नाजरीन अब जो यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया है अगर उससे बाहर का कोई नेशनल हो तो अमूमन वो यूके में आ तो सकता है अगर वो फैमिली मेम्बर है। अब नाज़रीन फैमिली मेम्बर की डेफिनेशन जो है रेगुलेशंस में है, अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो फैमिली मेम्बर है ऑफ अ मेंबर स्टेट, वो यूके में आ सकता है, रह सकता है, उसे वीज़े की भी ज़रूरत नहीं होती। बट नाज़रीन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज़ के लिए ये ईजी होता है अगर कोई यहाँ पे वीज़ा लेके आए, फैमिली परमिट लेके आए, और उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंट कार्ड के लिए अप्लाई करे, और एक दफ़ा 5 साल होते हैं उसके बाद वो जो है परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर सकता है, और एक दफ़ा पेलेंट को यहाँ पे 6 साल होते हैं उसके बाद वो यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजनशिप ले सकता है। अब नाजरीन अगर तो बात है अभी तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो ईयू का सच स्टेज है ये काफ़ी इनिशियल स्टेज है। अभी हमें ये नहीं पता जो ऑलरेडी यूके में यूरोपियन नेशनल हैं हज़ारों की तादाद में उनका क्या होगा, वेदर कोई ट्रांजिशन अरेंजमेंट उनके लिए निकाल देंगे कि नहीं, वेदर फ्रीडम ऑफ पीपल जो है वो रिस्ट्रिक्ट होगा कुछ कंट्रीज़ के लिए या तमाम कंट्रीज़ के लिए सेम होगा। स्टिल नाजरीन मैंने कहा ये इनिशियल स्टेज है, और इससे पहले कभी कोई भी किसी मेंबर स्टेट ने जो है यूरोपियन यूनियन छोड़ा नहीं है, तो ज़्यादा कुछ इसके बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि क्या होगा आगे। बट फ़िलहाल नाजरीन जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स के नेशनल हैं वो यूके में आ सकते हैं, रह सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं ट्रेड राइट जिस तरह वो पहले करते थे।
नाज़रीन इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर कोई यहाँ पे यूके में आया एज आ फैमिली मेम्बर ऑफ ईए नेशनल, तो वो बिल्कुल यूके में रह सकते हैं अगर समहाउ उनकी शादी टूट जाती है। या नाज़रीन इसी के साथ टाइम होता है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के उस पार मज़ीद इमिग्रेशन अपडेट्स के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मलिक लॉ टीवी। नाज़रीन जैसा ब्रेक से पहले हमने बात की कि यूके ने डिसाइड किया कि वो यूरोपियन यूनियन जो है छोड़ रहा है, बट जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़िलहाल जो है यूके ईयू का हिस्सा है। जब तक फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं हो जाता तमाम मेंबर स्टेट्स का कि यूके छोड़ सकता है यूरोपीय यूनियन, तब तक यूके जो है हिस्सा है। इवन दो नाज़रीन जो इंडिकेशन दिया गया है पॉलिटिशियंस के लिए वो यही है कि वो एज सुन एज पॉसिबल जो है निगोशिएट करेंगे डील और आउट होंगे ईयू से। अब नाज़रीन वैसे अगर हम देखा जाए जो ईयू लॉ थे रूल्स थे वो काफ़ी रिलैक्स थे, काफ़ी फ्लेक्सिबल थे अगर हम उन्हें कंपेयर करें यूके इमिग्रेशन लॉ, जिससे अगर कोई यूके में आता है एज अ स्पाउस उसे शो करना पड़ता है वो या फिर उसका स्पॉन्सर हस्बैंड या वाइफ जो यूके में है वो अर्न करा एटलीस्ट 18,600 पाउंड प्लस उससे जो एप्लीकेंट होता है उसे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना पड़ता है या क्वालिफिकेशन चाहिए होती, प्लस एप्लीकेंट को शो करना पड़ता है कि वो उनकी शादी हुई हुई है या वो रिलेशनशिप में है। इस तरह नाजरीन अगर हम नज़र डालें यूरोपियन के अंदर अगर फर्स्ट को यूके में आता है एज अ फैमिली मेम्बर ऑफ अ यूरोपियन नेशनल, तो सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि एप्लीकेंट को शो करना है कि उनका रिलेशनशिप है, अगर मैरिज सर्टिफिकेट है वो उससे प्रूफ हो जाएगा। सेकेंडली एप्लीकेंट को शो करना है कि जो स्पॉन्सर है वो यूके में ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहा है, यूके में रह रहा है, काम कर रहा है। अब नाज़रीन ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करने के काफ़ी तरीके होते हैं। अगर कोई यहाँ पे काम कर रहा है वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर सकता है। इसी तरह नाज़रीन अगर किसी के पास सेल्फ सफिशेंट इंश्योरेंस है वो ट्रीटी राइट यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकता है। इसी तरह नाज़रीन अगर कोई यहाँ पे बिजनेस कर रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड है वो ट्रेड राइट यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकता है। अगेन नाज़रीन यूरोपियन के लिए ना तो इंग्लिश लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट है ना उनके लिए रिक्वायरमेंट है कि उन्हें शो वो उन्हें प्रूव करें कि जो स्पॉन्सर है वो इनफ अर्निंग कर रहा है। 18,600 की अर्निंग जो है उनके ऊपर लागू नहीं होती। ना जो एप्लीकेंट होता है उसे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना पड़ता है और जो फ़ी है यूरोपियन एप्लीकेशन की नाज़रीन वो मिनिमम है। फ़र्ज़ करें अगर कोई इन कंट्री एप्लीकेशन करता है उसके लिए 65 पाउंड फ़ी है और NHS चार्ज पे नहीं करना पड़ता। इसी तरह नाज़रीन को कोई इन कंट्री एप्लीकेशन करे स्पाउस की उसकी जो फ़ी है 811 पाउंड है प्लस 500 पाउंड जो है NHS चार्ज पे करना पड़ता है। इसी तरह नाज़रीन जो यूरोपियन एप्लीकेशन है उस पर अगर फ़र्ज़ करें कोई एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है राइट ऑफ अपील होता है। इस तरह अगर हम यूके इमिग्रेशन में देखें अगर कोई एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है डिपेंड करता सर्कमस्टांसेस के ऊपर, ज़्यादातर आज का राइट ऑफ अपील नहीं होता। और अगर बात कोर्ट में जाए जो जज है वो हर चीज़ कंसीडर कर सकता है EU सिटीज़न के हवाले से, EU एप्लीकेशन के हवाले से एट द डेट ऑफ हियरिंग। अगर हम नज़र डालें जो दूसरी एप्लीकेशन होती हैं अंडर यूके इमिग्रेशन लॉ उसमें जो है डेट ऑफ डिसीजन मैटर करता है या ज़्यादातर केसेस में डेट ऑफ एप्लीकेशन मैटर करती है। जज के पास वाइड पावर नहीं है कि वो डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है कंसीडर करे, डेट ऑफ हियरिंग कंसीडर करे, डॉक्यूमेंटेशन या फ्रेश आर्गूमेंट सुने। इसी तरह नाज़रीन जो EU लॉ है उसमें काफ़ी प्रोविजंस हैं। जिस तरह फ़र्ज़ करें कोई यूके में आता है उसकी शादी नहीं चलती, किसी तरह डाइवोर्स हो जाता है, तो एटलीस्ट अगर एप्लीकेंट जो है यहाँ पे 3 साल रहता है और 3 साल जो स्पॉन्सर है जो एप्लीकेंट का हस्बैंड या वाइफ है ये वो यहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करता है और डाइवोर्स के बाद जो एप्लीकेंट जो है वो खुद ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहा है, काम कर रहा है, तो एप्लीकेंट जो है रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकता है और उसको स्ट्रेट वे यहाँ पे रेजिडेंस मिल जाएगी इवन दो अगर उसकी शादी नहीं चल रही। इसी तरह नाज़रीन अगर कोई यहाँ पे आता है एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर तो वो भी EU लॉ जो है वो काफ़ी रिलैक्स है। उसमें आपको सिर्फ ये शो करना पड़ता है कि जो आपका फैमिली मेम्बर है वो आपका एक रिलेटिव हैं। और नाज़रीन अगेन फैमिली मेम्बर की डेफिनेशन जो है
रेगुलेशंस में मौजूद है। और अगर आप उस डेफिनेशन को फुलफ़िल करते हैं तो आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं यूके में, अपने बच्चों को बुला सकते हैं जो ओवर द एज ऑफ 18 है, अपने रिलेटिव्स को बुला सकते हैं जिनमें कज़न शामिल है। और अगेन नाज़रीन, जो लॉ है वो काफ़ी रिलैक्स है। आपको सिर्फ ये शो करना पड़ता है कि आपके ऊपर वो फाइनेंशियली और इमोशनली डिपेंडेंट हैं। और ये जो डिपेंडेंसी का क्राइटेरिया होता है, ये आपको ये शो करना पड़ता है कि यूके में आने से पहले आपके ऊपर वो डिपेंडेंट थे और आप जब यूके आए तभी भी वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसी तरह नाज़रीन, जैसा मैंने आपको पहले बताया, जो EU रेजिडेंट कार्ड होता है वो अमूमन 5 साल का होता है। और अगेन ये बायोमेट्रिक कार्ड नहीं होता, बट ये एक कार्ड होता है जो एप्लीकेंट को इशू किया जाता है होम ऑफिस की जानब से। 5 साल के बाद एप्लीकेंट परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर सकता है और परमानेंट रेजिडेंस के 1 साल के बाद एप्लीकेंट जो है ब्रिटिश सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता है। या नाजरीन, अगर कोई यहाँ पे EU मेंबर स्टेट का नेशन है, वो यहाँ पे टोटल 6 ईयर्स रहता है, वो डायरेक्टली सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता है। अगेन नाजरीन, जब EU जो है एग्जिस्टेंस में आई थी तो दो जो पार्ट जो फंडामेंटल थे, वो नंबर 1 था फ्रीडम ऑफ पीपल और नंबर 1 नाजरीन फ्रीडम ऑफ वर्कर, कि लोग जो काम करें वो फ्रीली मूव करें। फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, वो अपने ट्रेड करें एक कंट्री से दूसरी कंट्री में विदाउट एनी टैरिफ और विदाउट एनी अनफेयर टैक्स। इसी तरह फ्रीडम ऑफ पीपल के एक मुल्क से दूसरे मुल्क में लोग जो हैं वो फ्रीली मूव हों, बाउंड्रीज की बेसिस पे वो रिस्ट्रिक्ट ना हों सिर्फ एक कंट्री या एक मेंबर स्टेट में। इसी तरह नाज़रीन, जब से EU का आगाज़ हुआ था तब से लोग फ्रीली मूव कर सकते थे यूनाइटेड किंगडम में, और यूके से लोग जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं किसी और EU कंट्री के अंदर। बट नाजरीन, जो वीज़ेज़ का चक्कर है या फिर रेजिडेंट कार्ड का चक्कर है, वो नाजरीन मैंडेटरी नहीं है। एप्लीकेंट के पास राइट है, वो यूके में आ सकता है, रह सकता है विदाउट वीज़े के। बट जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर के लिए ये इजी होता है अगर कोई यहाँ पे वीज़ा लेके आए। इससे आसानी होती है मेंबर स्टेट गवर्नमेंट को भी और एप्लीकेंट को भी, और प्रोसेस जो होता है स्पीड अप होता है। इसी तरह नाज़रीन, अगर देखा जाए एप्लीकेशन टाइम के हवाले से, तो EU जो एप्लीकेशंस होती हैं वो काफ़ी क्विकली होम ऑफिस वाले डिसाइड करते हैं। अंडर रेगुलेशन उन्हें 6 मंथ के अंदर फैसला दे देना चाहिए। और अगेन नाज़रीन, अगर कोई एप्लीकेशन यूके इमिग्रेशन लॉ के अंदर करे, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। कुछ केसेस जो हैं आप समझे साल लग जाते हैं और कुछ केसेस होम ऑफिस वाले क्विकली डिसाइड कर लेते हैं। इसी तरह नाज़रीन, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई EU लॉ के अंदर एप्लीकेशन करे, फ़ी जो है बहुत कम है, NHS का चार्ज नहीं है। बट अगर कोई यूके इमिग्रेशन लॉ के अंदर एप्लीकेशन करे, फ़ी भी अच्छी खासी है और जो NHS का चार्ज भी पे करना पड़ता है। नाज़रीन, इसी तरह मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर कोई यहाँ पे EU लॉ के अंदर रह रहा है, वो किसी और कैटेगरी में स्विच हो सकता है इजीली। और अगर कोई यूके में ओवर स्टे है, वो EU के लॉ के अंदर एप्लीकेशन अगर करता है तो वो बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए होम ऑफिस वाले उसकी एप्लीकेशन इस बेसिस पे रिफ्यूज़ नहीं करेंगे कि वो ओवर स्टे है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। बट अगेन, अगर नाज़रीन को यहाँ पे ओवर स्टे है जो एप्लीकेशन करता है यूके इमिग्रेशन लॉ के अंदर, होम ऑफिस वाले सिर्फ इस बेसिस पे उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन उसके पास जो है वैलिड वीज़ा नहीं है, जो प्रोविजंस इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट की जानब से 2013 के अंदर। नाज़रीन, इसी तरह बहुत सारी यूके के अंदर जो एप्लीकेशंस होती हैं आउटसाइड इमिग्रेशन रूल, वो आर्टिकल 8 की बेसिस पे होती हैं। अगेन जो ECHR आर्टिकल 8 है जो हमें यूरोपियन से मिला है। इसी तरह नाज़रीन, अगर हम देखिए काफ़ी प्रोविजंस जो हैं, काफ़ी रेगुलेशंस जो हैं जो यूके को बाउंड करती हैं, उसके अंदर लिटिगेशन होती है, केसेस जाते हैं। तो अगेन नाज़रीन, जो प्राइवेट राइट ऑफ प्राइवेट एंड फैमिली लाइफ है, जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है, डबलिंग 3 है, वो तमाम यूरोपियन लॉ है। यूके के अपनी लेजिस्लेशन कोई नहीं है। इवन दो नाज़रीन यूके जो है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, इसीलिए इन्होंने जो है एक एक्ट पास किया था 1972 में, कम्युनिटीज़ एक्ट। उसके तहत जो है अगर कोई ट्रेटी यूके साइन करता है, वो ऑटोमेटिकली यूके में बाइंड करती है, यूके को बाउंड करती है। बट अगेन नाज़रीन, यूके जो इंटरनल लीगल सिस्टम है वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी EU कंट्रीज से।
नाज़रीन, इसी के साथ टाइम होता है इस सेगमेंट का ख़त्म। ब्रेक के उस पार मिस्टर अली मिलेंगे आपको आपके सवालात के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मलिक लॉ टीवी। नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ अली और लंदन से आपको सवाल जवाब के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। अदीन मलिक ने आपको लीगल अपडेट्स दी हैं। उम्मीद है कि आपने उनका प्रोग्राम पसंद किया होगा। हस्ब मामूल शामिल करते हैं आपके सवालात को और कोशिश होगी कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवालात को प्रोग्राम में शामिल कर सकूँ। और सबसे पहले हम बात करते हैं हमज़ा के साथ। हाँ, हमज़ा कहते हैं कि वो विज़िट वीज़ा लेके पाकिस्तान से यूके में आए थे। उनको 6 महीने का वीज़ा मिला था, लेकिन उनका इरादा था कि वो यहाँ 3 महीने वो यूके में रहेंगे, अपने रिश्तेदारों से मिलेंगे और उसके बाद वापस चले जाएंगे। तो हमज़ा कहते हैं कि वो 1 महीना भी अभी उनको यहाँ नहीं हुआ था, तो वो अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए उनकी बिज़नेस प्रेमिसेस में गए और वो वहाँ थे। और इसी दौरान में इमिग्रेशन सर्विस के लोग वहाँ आ गए चेकिंग करने के लिए और उन्होंने उनको वहाँ से डिटेन कर लिया और उन पे इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये वहाँ काम कर रहे थे। और हमज़ा कहते हैं कि उनका वीज़ा पूरी तौर पे कैंसिल हो गया और उन्होंने तीसरे दिन वापस पाकिस्तान रिमूव कर दिया। तो हमज़ा का दावा है कि वो वहाँ काम नहीं कर रहे थे, वो तो अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए गए थे। तो उस रिमूवल के डिसीजन के ख़िलाफ़ उन्होंने अपील की। वो कहते हैं कि अपील ने बहुत लंबा टाइम लिया, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट ने उनकी अपील एक्सेप्ट कर ली और उनकी अपील अलाउ हो गई है अब। और होम ऑफिस ने उस डिसीजन के ख़िलाफ़ अपील नहीं की है। तो अब वो ये पूछना चाहते हैं कि जब उनकी अपील एक्सेप्ट हो गई है और ये साबित हो गया है कि होम ऑफिस का डिसीजन गलत था, तो अब वो दोबारा यूके में किस तरीके से आ सकते हैं कि जो उनका वीज़ा कैंसिल हुआ था वो वीज़ा उनका दोबारा बहाल कैसे हो सकता है। तो हमज़ा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपकी अपील सक्सेसफुल होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो आपका वीज़ा कैंसिल हुआ था वो चूँकि बहुत पुरानी बात है और उस वीज़े का टाइम भी गुजर गया है जो कि 6 महीने के लिए वैलिड था। तो वो वीज़ा तो अब खैर बहाल नहीं हो सकता, लेकिन आप नई एप्लीकेशन किसी वक्त भी सबमिट कर सकते हैं। एंट्री क्लियरेंस की एप्लीकेशन आप एज ए विज़िटर किसी वक्त भी दोबारा आ सकते हैं। आमतौर पे कानून यही है कि अगर आप विज़िट वीज़ा पे यूके में आते हैं और चूँकि विज़िटर को काम करने की परमिशन नहीं होती और अगर विज़िटर पे को कहीं काम करते हुए पकड़ा जाए तो उसमें लॉ यही है कि उनका वीज़ा कैंसिल हो जाएगा और उनको यहाँ से रिमूव किया जाएगा। और रिमूवल के लिए एक अलग कानून है कि अगर किसी को यहाँ से रिमूव किया जाए तो वो जो सब्जेक्ट है वो 10 साल तक यूके में दोबारा इंटर नहीं हो सकता। तो आपको चूँकि यहाँ से रिमूव किया गया था तो आप पे वो मैंडेटरी बैन थी कि आप 10 साल तक यूके में दोबारा नहीं आ सकते। तो अब चूँकि आपकी अपील सक्सेसफुल हो गई है और ये साबित हो गया है कि होम ऑफिस का डिसीजन गलत था, तो अब आप पे वो बैन बिल्कुल अप्लाई नहीं होगी। तो अब यही होगा कि आप जब भी नई एप्लीकेशन डालें तो आप अपना ये डिसीजन उस एप्लीकेशन के साथ ज़रूर लगाएँ। तो अगर आप वीज़ा की बाकी सारी शराइत पूरी करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन यकीनी तौर पे सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन अब आपकी एप्लीकेशन जब भी आप सबमिट करेंगे विज़िट वीज़े के लिए या किसी भी दूसरी कैपेसिटी में अगर आप यूके में आना चाहें, तो आपकी एप्लीकेशन इस ग्राउंड पे कभी भी रिफ्यूज़ नहीं होगी कि आपने इससे पहले किसी वीज़े की शर्त की खिलाफ वर्जी किया या आपको यहाँ से रिमूव किया गया है। तो इसमें आपका नाम बिल्कुल क्लियर हो गया है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो पुराना वीज़ा तो आपका बहाल होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन आप जब भी नई एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ कंसिडर होगी और आप पे जो होम ऑफिस ने वीज़े की कंडीशंस की ब्रीच करने का इल्ज़ाम लगाया था, उस इल्ज़ाम की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ नहीं होगी, बल्कि अब उसका डिसीजन मेरिट पे होगा। तो इसमें तरीका यही होगा कि आप जब भी नई एप्लीकेशन सबमिट करें ये डिसीजन आप उसके साथ ज़रूर लगाएं। तो अगर आप सारी वीज़े की बाकी कंडीशंस पूरी करेंगे, बाकी शराइत अगर आप पूरी करेंगे तो उम्मीद है कि आपको वीज़ा दोबारा मिल जाएगा या आपको एंट्री क्लियरेंस मिल जाएगी। हमज़ा के बाद हम बात करते हैं बहादुर के साथ। बहादुर नेपाल से आए थे स्टूडेंट वीज़ा पे। वो कहते हैं कि उन्होंने यहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट कर लिया है और अब उनके पास 6 महीने का वीज़ा अभी तक बाकी है और अब वो फारग हैं। तो उनका इंटेंशन है कि वो ये वापस जाना चाहते हैं, लेकिन बहादुर ये कह चाहते हैं कि वो यहाँ कुछ अर्सा पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करें ताकि उनको थोड़ा काम का तजर्बा हो जाए, उनको वर्क एक्सपीरियंस हो जाए जो कि फ्यूचर में उनके काम आएगा। तो वो ये कहते हैं कि उनकी जो करंट वीज़े की कंडीशन है उसमें उनको काम करने की परमिशन नहीं है। तो उनका सवाल यही है कि अब वो चूँकि बिल्कुल फारग हैं और वो डिग्री भी अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, तो ऐसी क्या सूरत हो सकती है कि होम ऑफिस उनको काम करने की परमिशन दें ताकि वो काम करने का तजर्बा हासिल करें और उसके बाद वो
अपनी कंट्री में, अपने मुल्क में वापस जाए। तो बहादुर, अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं होगा अगर आप पे ये कंडीशन है या आप पे ये पाबंदी है कि आप काम नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा कोई कानून नहीं है कि होम ऑफिस आपको तजर्बा हासिल करने के लिए या वर्क एक्सपीरियंस के लिए भी काम की परमिशन दे। होम ऑफिस के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, तो आपको काम करने की परमिशन नहीं है। तो जब हम काम कहते हैं तो इसमें पार्ट टाइम काम भी आता है, फुल टाइम भी आता है, इसमें पेड भी आता है और अनपेड भी आता है। तो बदकिस्मती से आपको किसी भी तरह का काम करने की परमिशन नहीं है। हाँ, अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर लिया और वीज़ा आपका स्टिल वैलिड है तो आप यहाँ रह सकते हैं, आप घूम फिर सकते हैं, वीज़ा तो आपका स्टिल वैलिड है, उस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कानूनी तौर पर आपको काम करने की परमिशन नहीं है और ना ही आपको काम करने की परमिशन मिल सकती है और ना ही होम ऑफिस के पास ऐसी को पावर है कि वो आपको काम करने की परमिशन दे सके। बहादुर के बाद हम बात करते हैं मुकेश के साथ। मुकेश कहते हैं कि उनकी बहन की शादी ब्रिटिश सिटीज़न के साथ हुई थी और उनको 2.5 साल का वीज़ा मिला था अपने हस्बैंड को ज्वाइन करने के लिए और 2.5 साल के बाद उनका इंडेफिनेट लग जाना था। बेसिकली उनको 2 साल का वीज़ा था, लेकिन वो कहते हैं कि उनको कुछ महीने इजाफी वीज़ा दिया गया था और जब वो यूके में आ गई तो फिर वो अपने हस्बैंड के साथ रहती रही। उनके हस्बैंड यहाँ काम करते थे और उनकी शादी बड़ी सक्सेसफुल थी। लेकिन वो ये कहते हैं कि अब उनके पास 6 महीने का वीज़ा तो रहता है, लेकिन बदकिस्मती से उनकी बहन के हस्बैंड का इंतकाल हो गया है। तो अब मुकेश कहते हैं कि पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है। उसमें कुछ लोग तो उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि ये यहाँ से अपने वीज़े के एक्सटेंशन की ट्राई करें या इंडेफिनिट लीव लेने की ट्राई करें, और कुछ लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि इनको यहाँ से वीज़ा नहीं लग सकता तो इनको वापस इंडिया चले जाना चाहिए, क्योंकि अब इनके हस्बैंड दुनिया में मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत में मुकेश पूछना चाहते हैं कि उनके लिए ज़्यादा मुनासिब क्या होगा, क्योंकि अब उनकी बहन के लिए वापस इंडिया जाना तो यकीनी तौर पे पॉसिबल नहीं है। तो मुकेश साहब, बड़ी ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि आपके बहनोई का इंतकाल हो गया और आपकी बहन का इंडेफिनिट स्टे भी नहीं लगा। लेकिन बहरहाल किसी की भी जान का चले जाना बहुत नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान होता है, लेकिन इस पर आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपकी बहन इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकती हैं। उसका कानून बिल्कुल मौजूद है कि अगर आपकी बहन यूके में आने के बाद अपने हस्बैंड के साथ रहती रही हैं और उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके पास है और अगर उसकी वो बाकी कंडीशंस इंडेफिनिट लीव की पूरी करती हैं तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए एक ख़ास कैटेगरी होती है जिसको बेरीव्ड पार्टनर कहते हैं। तो एज ए बेरीव्ड पार्टनर वो अप्लाई कर सकती हैं और वो बिल्कुल उनको इंडेफिनिट लीव लग जाएगी। तो उसका कानून यही होता है कि जब कोई भी शख्स स्पाउस वीज़ा लेकर यूके में आता है तो अगर वो अपने स्पाउस के साथ रहता रहे जब तक स्पाउस की डेथ हुई है और उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अगर उनके पास है और उसके साथ अगर वो बाकी वीज़े की शराइत पूरी करें, जैसे उनके पास रेलिवेंट इंग्लिश की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए या लाइफ इन द यूके टेस्ट उन्होंने पास कर लिया, और इस तरह के अगर बाकी वो सारी कंडीशंस पूरी करते हैं तो फिर वो बिल्कुल इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकती हैं और उनकी इंडेफिनिट लीव बिल्कुल लग जाएगी। तो इस वजह से आपकी सिस्टर को वापस जाने की ज़रूरत नहीं है कि अब उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया है जिनको वो ज्वाइन करने के लिए आई थी। तो आप यकीनी तौर पर इंडेफिनिट लीव की एप्लीकेशन सबमिट करें तो आपकी इंडेफिनिट लीव की एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। सिर्फ उसकी कंडीशन यही है कि आप वीज़े की बाकी शराइत भी ज़रूर पूरी करें। तो मुकेश के बाद हम बात करते हैं रुखसाना के साथ। उनका भी इससे मिलता जुलता ही सवाल है। रुखसाना पाकिस्तानी सिटीज़न है। वो ये कहती हैं कि वो यहाँ स्टूडेंट वीज़ा लेकर यूके में आई थी, फिर उन्होंने अपनी यहाँ से स्टडी कंप्लीट की, फिर वो वापस पाकिस्तान चली गई थी और पाकिस्तान में उनकी शादी हुई थी एक ब्रिटिश सिटीज़न के साथ। लेकिन वो फौरी तौर पे अपने हस्बैंड को ज्वाइन करने के लिए यूके में नहीं आ सकी, उनको कोई फैमिली के मामलात थे तो वो फौरी तौर पर ट्रैवल नहीं कर सकी। तो ये कहती हैं कि वो पाकिस्तान में ही थी तो उनके हस्बैंड की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद वो यहाँ यूके में आई हैं, लेकिन उन्होंने ये बात इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को नहीं बताई थी कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो अब वो ये कहती हैं कि उस वक़्त उनको भी 2 साल से ज़्यादा का वीज़ा मिला था और अब 200 वो टाइम पूरा होने के बाद उन्होंने इंडेफिनिट लीव की एप्लीकेशन सबमिट की है। तो अब उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई है और उनके पास इन कंट्री अपील का राइट भी नहीं है। तो ये कहते हैं कि होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ल लेटर में लिखा है कि उन्होंने डिसेप्शन से एंट्री ली है और ये कहा गया है कि अगर ये अपील करना चाहें तो इनको वापस पाकिस्तान जाना होगा।
तो रुखसाना ये पूछना चाहती हैं कि उन्होंने तो प्रॉपर वीज़ा लिया था, तो उनको इलीगल इंट्रेंट क्यों डिक्लेयर किया गया है, और दूसरी बात ये है कि अगर वो वापस जाके अपील करते हैं तो उसमें कामयाबी का कितना चांस है, और तीसरा उनका सवाल है कि क्या ऐसी कोई सूरत है कि वो यहाँ रहकर अपील करें और उनको वापस ना जाना पड़े। तो रुखसाना ये भी बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि आपके हस्बैंड की डेथ हो गई, लेकिन इसमें आपके यकीनी तौर पर हालात चेंज हो गए थे। जब आपको एंट्री क्लियरेंस ग्रांट हो गई थी, तो अगर आप अपने हस्बैंड की ज़िंदगी में ही यूके में आ जाती तो वो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। जैसे कि इससे पहले हमने मुकेश को बताया है, जिनकी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, लेकिन उनकी पोजीशन ये थी कि वो यूके में आई, अपने हस्बैंड के साथ रहती रहीं, और फिर उसके बाद उनके हस्बैंड की डेथ हुई, उसके लिए बिल्कुल एक अलग कानून उन पर अप्लाई होता है। लेकिन आपकी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है। जो आपको वीज़ा तो लग गया था अपने हस्बैंड को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन यूके में आने से पहले ही आपके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो इस तरह आपके हालात बिल्कुल चेंज हो गए थे, यानी आपके हालात में मेजर तब्दीली आ गई थी, बड़ी तब्दीली आ गई थी। तो ऐसी सूरत में जब आप यूके में आई, तो चूँकि आपके आने का वो पर्पज़ ख़त्म हो गया था, यानी वीज़ा तो आपको मिला था हस्बैंड को ज्वाइन करने के लिए, और जब आप यूके में आई या जब आपने ट्रैवल किया यूके में आने के लिए, तो उस वक़्त आपके हस्बैंड यकीनी तौर पे मौजूद नहीं थे। तो ये आपके हालात में बहुत बड़ी तब्दीली थी। तो अगर अराइवल पे जब आप यूके में इमिग्रेशन ऑफिसर को ये पता चलता कि आपके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो वो यकीनी तौर पे आपको यूके में एंट्री की इजाज़त भी ना देते। तो आपने चूँकि उनको बताया नहीं और आप इंटर हुई हैं, तो इस वजह से आपको इलीगल एंट्री डिक्लेयर किया गया है और ये कहा गया कि आपने डिसेप्शन से एंट्री ली है। तो ऐसी सूरत में अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है और आपको अगर इन कंट्री अपील का राइट नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली आप आउट ऑफ कंट्री अपील कर सकती हैं, इन कंट्री आप अपील नहीं कर सकती हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप किसी तजर्बाकार सॉलिसिटर से मिलकर इस बारे में फर्दर एडवाइस ले लें। तो नाजरीन, अब एक ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है। ब्रेक के फ़ौरन बाद हम फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। आप हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमारी रुखसाना के साथ बात हो रही थी। अब हम बात करते हैं मिस्टर बख्श के साथ। बख्श अफ़गान सिटीज़न है। वो ये कहते हैं कि वो 1999 में यूके में आए थे। उन्होंने असाइलम क्लेम कर लिया था। तो उस वक्त उनकी असाइलम की एप्लीकेशन तो रिफ्यूज़ हो गई थी, लेकिन उस ज़माने में उनको 4 साल की एक्सेप्शनल लीव मिली थी, जो कि उस ज़माने में मिला करती थी। बाद में वो कैटेगरी एक्सेप्शनल लीव की ख़त्म हो गई थी। तो 4 साल की एक्सेप्शनल लीव के बाद उन्होंने इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई किया। तो बख्श ये कहते हैं कि अल्टीमेटली उनकी एप्लीकेशन काफ़ी अर्सा पेंडिंग रही और 2006 में उनको इंडेफिनेट लीव ग्रांट हो गई थी। तो वो ये कहते हैं कि उसके 1 साल के बाद उन्होंने नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई किया, ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया, तो उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने 3 मुख्तलिफ मौके पे ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए फिर अप्लाई किया, लेकिन हर दफ़ा उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई। और रिफ्यूज़ल की रीज़न वो ये बताते हैं कि होम ऑफिस को ये शक है कि ये जब अफ़गानिस्तान में तो ये वार क्राइम में यानी जंगी जराइम में ये मुलव्वस रहे हैं। तो ये कहते हैं कि इस वजह से होम ऑफिस ने हमेशा उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ किया। और वो ये कहते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेटिस्फाई नहीं है कि इनका कंडक्ट या इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा रहा है, तो इस वजह से इनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती रही है। और 3 दफ़ा इनकी एप्लीकेशन होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ की है। तो बाकी ये कहते हैं कि अब उनको समझ नहीं आती कि वो क्या करें। और पूछना उनका यही है कि अब वो बहुत लंबे टाइम से यूके में रह रहे हैं, तो अगर वो दोबारा एप्लीकेशन सबमिट करें तो क्या ये सक्सेसफुल हो जाएगी, और अगर नहीं होगी तो क्या ऐसा कोई चांस है कि इस डिसीजन के ख़िलाफ़ वो किसी कोर्ट में अपील कर सकें, चूँकि वो वार क्राइम्स में मुलव्वस नहीं रहे हैं। तो बख्श साहब, यकीनी तौर पे बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि आपको नेचुरलाइज नहीं किया जा रहा है या आपको ब्रिटिश नेशनलिटी नहीं दी जा रही। लेकिन इसमें होम ऑफिस की पॉलिसी बड़ी पुरानी पॉलिसी भी है और बड़ी क्लियर पॉलिसी भी है कि अगर आप इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम में मुलव्वस रहे हों, या आप वार क्राइम्स में या जंगी जराइम में मुलव्वस रहे हों, या आप पे कोई इस तरह के इल्ज़ामात हों और होम ऑफिस के पास उसकी एविडेंस हो, तो फिर आम तौर पे यकीनी तौर पे ये होम ऑफिस की पॉलिसी है कि उनको ब्रिटिश नेशनलिटी नहीं दी जाती, बल्कि अब तो इंडेफिनेट लीव भी नहीं दी जाती। लेकिन आपके पास चूँकि पहले से इंडेफिनेट लीव है, तो इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से
से होम ऑफिस इस तरह का डिसीजन करता है। एक तो ये होता है कि उनके पास एविडेंस किस तरह की है, कि हो सकता है कि होम ऑफिस के पास कोई ऐसी शहादत हो, ऐसी कोई एविडेंस हो जिससे पता चले कि आपने माजी में कोई इस तरह की सरगर्मियों में आप मुलव्वस रहे हों। और फिर कभी ऐसा भी हुआ होता है कि आपने अपने इंटरव्यू में उनको क्या बताया होता है, कि जब आपने असाइलम क्लेम किया है तब पता नहीं कि आपने अपने इंटरव्यू में उनको क्या बताया। बहुत दफ़े ऐसे होता है कि लोग इंटरव्यू में बता देते हैं कि वो ऐसे मामलात में मुलव्वस रहे हैं जिनकी के यूके का कानून इजाज़त नहीं देता। और बहुत दफ़ा ऐसे भी होता है कि लोग अपने केस को मजबूत करने के लिए बढ़ा चढ़ा के भी बयान करते हैं, लेकिन जो आपका इंटरव्यू होता है वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है और वो रिकॉर्ड हमेशा मौजूद रहता है। तो इस तरीके से होम ऑफिस ने अवेलेबल एविडेंस की ग्राउंड पे, या हो सकता है कि आपके इंटरव्यू के ग्राउंड पे उन्होंने ये असेसमेंट कर ली हो या ये अंदाज़ा लगा लिया हो कि आप वार क्राइम्स में मुलव्वस रहे हों। तो ऐसी सूरत में पॉलिसी बहरहाल बड़ी क्लियर है कि अगर कोई ऐसे हालात में हो या जिन पे इस तरह के संगीन इल्ज़ाम हों तो उनको आम तौर पर ब्रिटिश नेशनलिटी नहीं दी जाती। लेकिन आप चूँकि आप बहुत लंबे टाइम से यूके में रह रहे हैं और अगर आप यहाँ किसी क्राइम में मुलव्वस नहीं है, ओवरऑल आपका कंडक्ट सही है, तो आप यकीनी तौर पर दोबारा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर होम ऑफिस सेटिस्फाई हो जाता है तो आपको बिल्कुल नेचुरलाइज किया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से अगर आपकी एप्लीकेशन फिर रिफ्यूज़ होती है तो आप इसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि नेशनलिटी या नेचुरलाइजेशन के ख़िलाफ़, रिफ्यूज़ल के ख़िलाफ़ अपील का राइट नहीं है। जो नेशनलिटी का कानून है उसमें अपील का राइट नहीं दिया गया है। उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का डिसीजन या होम ऑफिस का डिसीजन हमेशा हतमी होता है, हमेशा फ़ाइनल होता है। उसमें ये तो ज़रूर होता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है तो आप उसको रिव्यू के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आप रिकन्सिडरेशन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इस डिसीजन को अपील के ज़रिए किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें अपील का आपके पास राइट नहीं है, आप इसको कोर्ट में तो चैलेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप इस डिसीजन आप होम ऑफिस को सेटिस्फाई करने के ट्राई कर सकते हैं, और अगर वो रिफ्यूज़ हो तो आप रिकन्सिडरेशन की रिक्वेस्ट यकीनी तौर पर कर सकते हैं। तो मैं आपको भी यही मशवरा दूँगा कि आप इस बारे में किसी एक्सपर्ट की भी एडवाइस ले लें, तो आपके सारे हालात देख के और आपका पुराना रिकॉर्ड देख के तो आपको ज़्यादा बेहतर मशवरा देने की पोजीशन में होंगे कि आपकी एप्लीकेशन में कामयाबी के कितने चांसेस हैं। लेकिन नेशनलिटी के लिए बहरहाल ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आप एज ए राइट नेचुरलाइजेशन क्लेम नहीं कर सकते, ख्वाह आप यूके में कितने ही लंबे टाइम से क्यों ना रह रहे हों। ये एक तरह की प्रिविलेज होती है, एक तरह का एजाज़ होता है ब्रिटिश नेशनलिटी। तो ये होम ऑफिस की यकीनी तौर पे या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की डिस्क्रिप्शन होती है। तो अगर आप उनको सेटिस्फाई कर दें तो वो आपको नेचुरलाइज कर सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते या अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सेटिस्फाई नहीं होते तो नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ भी हो सकती है और उसको अपील के ज़रिए किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। बाकी के बाद हम बात करते हैं नूर मियाँ के साथ। नूर मियाँ कहते हैं कि उनके भाई डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे यूके में आए थे और उनको उम्मीद थी कि 5 साल के बाद उनको इंडेफिनेट लीव मिल जाएगी। तो 3 साल वो यूके में रहते रहे और उनका हर साल वीज़ा एक्सटेंड होता था। लेकिन एक दिन उनको किसी रेस्टोरेंट में काम करते हुए इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने पकड़ लिया। तो उनके वो ये कहते हैं कि वीज़ा फौरी तौर पर उन्होंने कैंसिल कर लिया और तीसरे दिन उन्होंने उनको बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया। तो नूर मियाँ कहते हैं कि उन्होंने फिर इस डिसीजन के ख़िलाफ़ अपील नहीं की। तो अब अगर वो उनके भाई विज़िट वीज़े पे यूके में आना चाहें तो वो उनका सवाल यही है कि क्या उनको विज़िट वीज़ा मिल सकता है, क्योंकि ये तो वो समझते हैं कि अब उनको डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा नहीं मिल सकता। लेकिन अगर वो अपने रिश्तेदारों से मिलने या फैमिली से मिलने के लिए आना चाहें तो उनको विज़िट वीज़ा मिल सकता है या कि नहीं मिल सकता, और या जो उनको यहाँ से रिमूव किया गया था उस रिमूवल का उनके विज़िट वीज़े के एप्लीकेशन पर क्या असर होगा। तो नूर मियाँ साहब बिल्कुल उसका बहुत ज़्यादा असर होगा। अगर आपके भाई यहाँ डोमेस्टिक वर्कर के तौर पे आए थे और अगर उनको इस वजह से उनका वीज़ा यहाँ से कैंसिल किया गया कि वो डोमेस्टिक वर्कर की शराइत पूरी नहीं करते या उन्होंने वीज़े की कंडीशंस की खिलाफ वर्जी की और उस वजह से उनका वीज़ा कैंसिल हुआ और उनको यहाँ से रिमूव कर दिया गया, तो उस रिमूवल के बाद वो 10 साल तक यूके में इंटर नहीं हो सकते। तो अब अगर वो विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें यकीनी तौर पर मैंडेटरी रिफ्यूज़ल है, तो उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी। और जैसे कि आपको पता है कि अगर अब
विज़िटर एप्लीकेशन विज़िट वीज़े की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होती है तो उसके ख़िलाफ़ अपील का राइट भी नहीं है, और उसमें आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर का डिसीजन आमतौर पे फाइनल ही होता है। तो आपके भाई अगर विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल में उनको विज़िट वीज़ा मिलने का कोई चांस नहीं है, और ये पाबंदी उन पर 10 साल तक रहेगी, और ये 10 साल उस वक्त से शुमार होंगे जब आपके भाई को यहाँ से रिमूव किया गया था। हाँ, 10 साल पूरे होने के बाद अगर वो एप्लीकेशन सबमिट करें तो उसका फिर मेरिट पे यकीनी तौर पे डिसीजन होगा, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है उस वक्त के सर्कमस्टांसिस पे। लेकिन अगर वो 10 साल पूरे होने से पहले एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उसमें कामयाबी का चांस नहीं है। नूर मियाँ के बाद हम बात करते हैं हुसैन के साथ। हुसैन कहते हैं कि वो एंटरप्रेनर के तौर पे यूके में आए थे। उन्होंने पाकिस्तान से एप्लीकेशन सबमिट की थी एंट्री क्लियरेंस के लिए, और उन्होंने वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई किया था कि वो यहाँ 2 लाख पाउंड इन्वेस्ट करेंगे, और वो उन्होंने सारी शराइत पूरी की थी, जिसके बाद उनको वीज़ा मिला था। और उसके बाद वो यूके में तो आ गए, लेकिन वो ये कहते हैं कि उनको फिर यहाँ तिब्बी मसाइल का सामना करना पड़ा। उनके सेहत के हवाले से उनके मसाइल थे, वो यहाँ उनको वो तो इस वजह से वो यहाँ वो अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश नहीं कर सके, और ना ही वो फ़ंड्स यूके में ट्रांसफ़र कर सके, और ना ही वो फ़ंड्स यहाँ इन्वेस्ट कर सके। तो हुसैन ये कहते हैं कि अब उनके 3 साल पूरे होने वाले हैं। उनका सवाल यही है कि ऐसी सूरत में क्या ऐसा मुमकिन है कि वो यहाँ से एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करें, और होम ऑफिस कम अज़ कम उनको वही वीज़ा 3 साल का दोबारा दे दे ताकि वो फ़ंड्स यूके में ट्रांसफ़र कर सकें, और अब वो यहाँ इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि अब उनकी सेहत पहले से भी बेहतर है, और उनका इंटेंशन बिल्कुल है कि वो यहाँ अपना बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। तो हुसैन साहब, मेरे ख्याल में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये आपको जो वीज़ा मिला था वो बेसिकली उसकी कंडीशन यही होती है कि आप यूके में आएँ, वो जो आप 2 लाख पाउंड आपने उनको दिखाए थे वो आप यूके में ट्रांसफ़र करें, और आप वो उसको किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करें फौरी तौर पे, और फिर उस बिज़नेस में आपके अलावा कम से कम 2 लोगों को आप फुल टाइम एम्प्लॉय भी अपने पास रखें। अगर आप ये कंडीशंस आपने पूरी नहीं की हैं किसी भी वजह से, तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपको एक्सटेंशन मिलने का कोई चांस नहीं है। तो अब अगर आप 3 साल यूके में रहते रहें और आपको तिब्बी मसाइल का सामना था, तो उसमें यकीनी तौर पे होम ऑफिस आपसे पूछेगा कि 3 साल आप यहाँ करते क्या रहे हैं, क्योंकि ये वीज़ा तो आपको मिला था यहाँ कारोबार करने के लिए और 2 लोगों को फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो ना तो आपने यहाँ बिज़नेस किया है, ना आपने यहाँ वो इन्वेस्टमेंट की जो कि आपको करनी चाहिए थी, और ना ही आपने यहाँ 2 फुल टाइम लोगों को एम्प्लॉय किया, उनको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट दी। तो ऐसी सूरत में अब ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ से एप्लीकेशन सबमिट करें और होम ऑफिस आपको फिर 3 साल का वीज़ा दे और आपको नए सिरे से ये मौका दे कि आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आप वीज़ा ख़त्म होने से पहले वापस चले जाएँ और वहाँ से आप दोबारा एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई करें, और अगर आप वीज़ा ऑफिसर को या एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को सेटिस्फाई कर देते हैं कि आप जेन्युइन एंटरप्रेन्योर हैं और जेन्युइन बिज़नेस पर्सन हैं, और आपका इंटेंशन बिल्कुल सही है और आप यहाँ बिज़नेस करना चाहते हैं और आप उसकी सारी कंडीशंस पूरी करते हैं, तो फिर उसमें ये चांस हो सकता है कि आपको एंट्री क्लियरेंस मिल जाए। लेकिन यहाँ से अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो उसमें कामयाबी का यकीनी तौर पे कोई चांस नहीं है। तो नाजरीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। आप अपना और सब लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।